नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है पर्यावरण और भारत की भूमिका। पर्यावरण का क्षेत्र बहुत वृहद होता है। प्रकृति में मनुष्य और अन्य जीव जंतु, नदी, पर्वत, पहाड़ सभी सामंजस्य के साथ रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और इनमें से अगर कोई भी अंग अगर विलुप्त होता है या कमज़ोर होता है तो पूरी जैव विविधता असंतुलित हो जाती है। और कोई भी एक अंग, एक घटक का कमज़ोर होना मतलब पूरे जैव विविधता में शामिल सभी लोगों के लिए हानिप्रद होता है। हम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, जो 1974 से शुरू हुआ है। इसके अलावा 22 अप्रैल को विश्व अर्थ दिवस मनाया जाता है। और प्रकृति के साथ अपने रिश्तों को सुपरिभाषित करने के लिए और पर्यावरण की महत्ता को दर्शाने के लिए इन दिवसों का आविर्भाव हुआ है। ठीक है, जो भारतीय संस्कृति है, अब हम आगे अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखें तो भाई भारतीय संस्कृति है वो शुरू से प्रकृति पूजक रही है। मतलब नदी, पर्वत, पहाड़, फूल, पेड़, संस्कृति ऐसी कौन सी चीज़ है, जानवर, पशु, पक्षी जो हमारी संस्कृति का या धर्म का हिस्सा नहीं रहे हैं, है ना। सरस्वती जी को अगर पीले फूल पसंद है तो लक्ष्मी को कमल पसंद है। शिव को क्या पसंद है, बेलपत्र और धतूरा। हमारी जितनी भी नदियां हैं उनके जो उद्गम स्थल हैं, जैसे गंगा का गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री या फिर नर्मदा का अमरकंटक, इन सबको हमने आध्यात्मिक केंद्रों का, धार्मिक केंद्रों का दर्जा देकर उन्हें संरक्षण का प्रयास किया है। हमारे अगर ज्योतिषी, जो कि हमारी संस्कृति का एक अंग है, उसमें चंद्रमा का संबंध आग के पौधे से, शुक्र का गूलन से और बृहस्पति का पीपल से माना गया है ना। बट सावित्री है तो बरगद है ना। छठ पूजा है तो नदी और सूरज है। पितृपक्ष है तो आपका कुत्ता, गाय और कौवा, इनको खाना खिलाया जाता है ना। दीपावली है, दीपावली कब मनाई जाती है, मतलब हमारे जो प्रमुख त्योहारों में से एक है दीपावली और होली। इन दोनों का ही पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत सोच समझ कर ये त्योहारों का समय और तरीका निश्चित किया गया है। जब खरीफ फसल कट कर तैयार होती है तब दीपावली मनाई जाती है। और समय फसल कटने के बाद जो कीड़े बहुत सारे उत्पन्न होते हैं या बारिश बीत जाने के बाद जो वायरस होते हैं, उनको हम जब दीपक जलाते हैं, तेल के दीपक जलाते हैं, है ना, तो वो कीट जो है वो जल जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से वायरस, बैक्टीरिया भी ख़त्म होते हैं, हमारा प्रदूषण कम होता है। मूलतः दीपावली यही थी। बाद में हमने पटाखों को और बाकी चीज़ों को जोड़कर उसको बाजारीकरण हो गया और उसके बाद वो प्रदूषणकारी हो गया त्यौहार, है ना। वैसे ही होली का त्यौहार है तो जो पलाश वगैरह से जो हम रंग तैयार करते थे वो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते थे, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते थे, एक सामाजिकता और समरसता बढ़ाने के लिए एक टूल के रूप में कार्य करते थे। बट वहाँ भी हमने बाजारीकरण ने और हर चीज़ का तात्कालिकता पर जोड़ने, उसको भी केमिकल रंगों से हमने रिप्लेस कर दिया है। और हर चीज़, चाहे वो सॉइल हो, चाहे जल हो और चाहे वायु हो, हर चीज़ जो है वो दूषित हो रही है। ठीक है, अब अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में उपभोक्तावाद चरम पर है। हमारा जितना प्रोडक्शन नहीं है उतना हम दोहन कर रहे हैं, और दोहन हमें किसी भी कीमत पे चाहिए, हमें नुकसान की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, स्थान डूब रहे हैं पानी में, विस्थापन हो रहा है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, कहीं जंगलों में आग लग रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां अब सर्दी खांसी जैसी आम होती चली जा रही हैं। पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग में ये हालत हो गई है कि माता के गर्भ में स्थित अनबॉर्न बेबी में भी प्लास्टिक के कण पाए जा रहे हैं, है ना। अगर शायद हमने प्लास्टिक के कण की टेस्टिंग की है, अगर और चीज़ों की टेस्टिंग करेंगे तो वो सब भी शायद उसमें पाए जाएंगे। प्लास्टिक की थैलियों से नालियाँ चौक है, जल भराव हो रहा है, फिर डेंगू जैसी बीमारियाँ हो रही हैं। सब ठीक है, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी उत्तरदायी हैं, ये हमारा जवाब होता है। ठीक है, वही प्लास्टिक की थैलियाँ या और जो
कचरा केमिकल या हर तरह का हम बेच रहे हैं, फेंक रहे हैं, वो गाय खा रही हैं, उसका दूध को हम पी रहे हैं और हमें बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये पूरा सर्कल जुड़ा हुआ है। हम इस बात से नहीं बच सकते कि हम तो व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कर रहे हैं तो भाई हमारा कुछ नहीं होगा हमारे साथ, ठीक है। फिर डीयू में 2 साल पहले एक अधिवेशन हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि भाई हम जितना फर्श रगड़ रगड़ के साफ़ करने के लिए क्लीनर्स यूज़ कर रहे हैं, सुगंध वाले, जितना हिट ऑल आउट कर रहे हैं, जितना स्प्रे डीओ यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी सुगंधित स्मेल वाली चीज़ें हैं, चाहे वो परफ्यूम में हो, चाहे वो बॉडी लोशन में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, ये सारे जो हैं आपके कैंसर के कारक हैं, है ना। चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते, बट चीज़ों को मिनिमाइज़ तो किया जा सकता है कहीं ना। हमारे पास इस समय विश्व की, भारत में इसमें विश्व की 17 से 18% जनता है और उसमें से विश्व का 4% जल है, और उस जल में से भी 80% जल जो है वो कृषि में यूज़ हो रहा है। तो आज भी पीने के पानी की, शुद्ध पानी की कमी है। ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पीने का पानी लेने के लिए कई किलोमीटर आज की डेट में भी चलना पड़ रहा है। फिर अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो जो विश्व के 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की गणना हुई थी, जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी की हैं, उनमें से 43 शहर केवल भारत के हैं। स्थिति की विभीषिका को हम इससे समझ सकते हैं। मतलब स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, आगे क्या होने वाला है पता नहीं। पराली के कारण दिल्ली जो है वो गैस चेम्बर बना हुआ है, उसका असर दूर दूर तक यूपी है, एमपी है, सब जगह तक जा रहा है। तो कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग है। मतलब एक तरह से पंजाब जो है वो तो कैंसर राजधानी ही बन गया है, ये कंडीशन है ना। अब भारत की भूमिका की अगर बात करें तो संविधान में पर्यावरण के लिए कोई उल्लेख नहीं था, बट जो 1974 में हमारा संशोधन हुआ 48A और 51A, उन दोनों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया और जीवों पर दयालुता या जीव संरक्षण पर बल दिया गया, ठीक है। अब भारत क्या कदम उठा रहा है, भारत एक देश के रूप में क्या कदम उठा रहा है। पहली बात, हमने एथेनॉल को 21वीं सदी की प्राथमिकता घोषित कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि एथेनॉल है क्या। तो एथेनॉल जो है वो गन्ना या अन्य शर्करा युक्त चीज़ों से बनने वाला अल्कोहल है, जिसे हम डीजल या पेट्रोल में मिला सकते हैं बिना कोई हार्म पहुंचाए एनवायरनमेंट को या फिर व्हीकल्स को। तो इसकी 10% तक हम मिला सकते हैं, जिसको अभी हम 3-4% मिला रहे हैं। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्यों में से एक है। एक्चुअली पॉल्यूशन कम करने के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कम करना पड़ेगा। वैसे तो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह और भी चीज़ें जिम्मेदार हैं, पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसके लिए एथेनॉल हो गया। फिर उसके बाद नेट ज़ीरो की अवधारणा आई है, जिसको 2030 तक 130 देशों ने, 2050 तक 130 देशों ने नेट ज़ीरो की प्रावधानों को माना है। तो ये है क्या, मतलब हम जितना कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, हम ऐसी व्यवस्था करें कि उतना ही कार्बन अवशोषित हो जाए, है ना। तो भारत ने 2070 तक वादा किया है कि वो नेट ज़ीरो पर पहुंच जाएगा। लेकिन जो हमारी भारतीय रेलवे है, उसने हरित रेलवे का कंसेप्ट आया है और उन्होंने कहा है कि 2030 तक रेलवे की तरफ से कार्बन उत्सर्जन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन फॉरेन पॉलिसी पे जोर दिया जा रहा है कि भाई जो आसपास के देश हैं या जो भी हमसे मदद मांगे, उनके पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अगर टेक्निक हमारे पास है, जो टेक्निक हैं वो हम शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा चूँकि हमें पता है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस समय विश्व का 5वां बड़ा देश है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इस क्षेत्र में इंटर सोलर अलायंसेस हमने बनाए हैं ताकि हम आपसी सहयोग बढ़ा सकें। पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो 4 गुना है, लेकिन महंगा है, उसकी कॉस्टिंग जो है, उसकी कॉस्टिंग कम करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने इको मार्क बनाया है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण जो प्रोडक्ट नहीं करते हैं उनको इको मार्क दिया जा रहा है। इसके अलावा COP27 जो अभी मिस्र में हुआ है, उसमें भारत की तरफ से ये फिर पुरजोर आवाज़ उठाई गई है, पहले भी उठाई जाती रही है
कि विकसित देश विकासशील देशों को प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर की मदद दें ताकि वो पर्यावरण फ्रेंडली तकनीक को यूज़ कर सकें। तो विकसित देश क्यों देंगे भाई? विकसित देश इसलिए देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत कार्बन उत्सर्जित करके रिच देश ऑलरेडी बन चुके हैं वो, ठीक है। और अभी भी अगर हम देखें कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की दर, तो अमेरिका में 2030 तक 11.7 टन है, जबकि भारत में सिर्फ 3.2 टन है, ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा पर, तो जो नवीनीकरण ऊर्जा का परसेंट है टोटल ऊर्जा में, वो हम 40% तक लाने का हमारा 2030 तक लक्ष्य है। इसके अलावा सॉइल कार्ड बनाए गए हैं ताकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उनका पता करके उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ही ताकि धरती की उर्वरा शक्ति को और बढ़ा सके। यूरिया का भी विकल्प लाया गया है ना। प्रदूषण इकाइयों पर समय समय पर कार्रवाई हो रही है, उनके द्वारा जो नाले नदियों पर गिराए जा रहे हैं उनको बंद कराया जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं, पुराने वाहनों का उपयोग बंद कर दिया गया है कई जगहों पर, और बाकी जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह से गवर्नमेंट प्रयास तो कई सारी कर रही है ना, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और साथ ही इसमें कई जगह पे विरोधाभास भी है। जैसे अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि भाई दिल्ली और उसके एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में सघन वन स्थापित किए जाएंगे। और ये जो सघन वन स्थापित किए जाने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा अंडमान निकोबार ग्रेटर अंडमान में जो विकास योजनाएं थी और उसमें जो पर्यावरण का नुकसान हुआ और उसके लिए जो हर्जाना मिला, उससे यहाँ पर वन बनाया जाएगा। लेकिन ये हमारे सोचने की बात है कि भाई जो पेड़ सैकड़ों सालों से खड़े थे उनके द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन, और जो नए सैपलिंग्स हैं, नए छोटे प्लांट्स हैं, उनके द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन सेम तो नहीं हो सकता। एरिया सेम हो जाएगा लेकिन ऑक्सीजन का उत्सर्जन सेम नहीं होगा, है ना। फिर अभी छतरपुर एमपी बक्सवाहा में जो आदित्य बिरला ग्रुप को दिया गया है डायमंड माइनिंग के लिए, उसमें केवल उस पर्टिकुलर एरिया में 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे। और सिर्फ पेड़ नहीं काटे जाएंगे, मतलब पूरी स्पीसीज ही खत्म हो जाएंगे जो छोटे मोटे होते हैं, जो हमें पता नहीं होता है, पर जैव विविधता के संतुलन में जो आवश्यक होते हैं के लिए जो बहुत आवश्यक होते हैं, है ना। बहुत सी चीज़ें जिसको हम पसंद नहीं करते, जैसे चमगादड़ वगैरह, ये कोरोना के समय में तो काफ़ी विरोध हुआ था, बट ये छोटी छोटी चीज़ें भी जैव विविधता में बहुत बड़ा योगदान देती हैं संतुलन में, है ना। ये पूरा खत्म हो जाएगा, सोचने की ज़रूरत है ये सब। अच्छा चलिए, अब भारत और भारतवासी मिलकर क्या कर सकते हैं। पर्यावरण वृक्षारोपण किया जाए, ठीक है। और वृक्षारोपण भी यूकेलिप्टस के जंगल नहीं उगाए जाए जो ऑलरेडी जो भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन करते हैं। हमें ऐसे पेड़ उगाने हैं जो ऑक्सीजन प्रचुरता से देते हैं, जैसे नीम है, पीपल है, बरगद है, आंवला है, अशोक है, ये सब पेड़ उगाए जाएं। दूसरा, पेड़ों को काटना कम किया जाए, है ना। इसके लिए गवर्नमेंट जहाँ एक तरफ अपनी नीतियों को कानून को अच्छे से लागू करे, वहीं हम भी कई पर्यावरण फ्रेंडली छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। जैसे अगर हमें किसी को बर्थडे वगैरह में गिफ्ट करना है, एनिवर्सरी पे गिफ्ट करना है, किसी भी ओकेज़न पे गिफ्ट करना है, तो हम फ्लावर्स की जगह छोटे सा डिज़ाइनर फ्लावर पॉट में एक प्लांट लगा कर ही दे दें। वो कहीं ज़्यादा दिनों तक उनके पास रहेगा और हमारी याद दिलाएगा। तो इनफैक्ट बीच में ई कार्ड चलने ही लग गए हैं, और बीच में एक नया कंसेप्ट था भाई, रुमाल में उन्होंने शादी का कार्ड करके भेजा था। नए नए आइडियाज़ हैं। अभी कानपुर में ही एक है कि भाई स्टार्टअप था जिसमें वो मंदिरों के बाहर जो फूल हैं उनसे वो धूप वगैरह या और प्रोडक्ट बना कर रहे हैं। गोबर को कंप्रेस्ड करके लठेर बनाए जा रहे हैं, जो कि शवदाह जब किया जाता है तो लकड़ी की जगह इनको यूज़ किया जा सके। लकड़ी जहाँ एक तरफ पेड़ कम होती है और पॉल्यूशन होता है, वहीं जो गोबर वाले होते हैं उससे पर्यावरण हमारा क्लीन होता है, ठीक है। इसके अलावा हमें ज़रूरत है कि हम जल की बर्बादी भी रोकें। जल की बर्बादी रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई हम ऐसी फसलें यूज़ करें जो थोड़ी
कम जल जिसमें ज़रूरत होती है, जिसमें कीटनाशकों की ज़रूरत कम होती है, जो न्यूट्रिएंट रिच होती है ना, जैसे मिलेट्स वगैरह हैं, सामा है, फॉक्सटेल है, रागी, नचनी, ज्वार बाजरा, मोठ, ज्वार बाजरा, ये सब है ना। इसके अलावा हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग करें ताकि गवर्नमेंट उसका अच्छी तरह से निस्तारण कर सके, क्योंकि जो डिग्रेडेबल होता है उससे हम खाद बनाते हैं और जो नॉन डिग्रेडेबल होता है उसमें हम गड्ढा खोद के या पिट खोद के उसमें इसको फिल कर दिया जाता है और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। प्रदूषण वो भी करता है, बट वो अपेक्षाकृत कम करता है, क्योंकि वो पॉपुलेशन के नज़दीक नहीं होता, वो दूर होता है अपेक्षाकृत। ठीक है। इसके अलावा जो एक नया है जो गवर्नमेंट कर सकती है कि भाई आपकी नदियों में शैवाल बढ़ाए जाएं, शैवाल या एल्गी बढ़ाया जाए, क्योंकि ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा जो अंधाधुंध हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे गैजेट्स हों, है ना, ये नहीं सोचते कि जो गैजेट्स हम छोड़ रहे हैं उनका निपटारा कैसे होगा। वो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए तो गैजेट्स का निपटारा हो नहीं सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, मैं फिर कहूँगी, लेकिन मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ठीक है। तो हम नेचुरल फाइबर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेयॉन और पॉलिस्टर की जगह हम लिनन और कॉटन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और फिर दूसरा जो इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हैं, है ना, जैसे पराली वाला एक पॉइंट है, फिर पराली लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण होता है कि भाई ये उसकी केंद्र की जिम्मेदारी है या फिर राज्य सरकारी। भाई जो पराली जला रहा है वो तो आम इंसान है ना, वो तो किसान है ना। अगर पराली जला रहा है तो उसके अपने खेतों की भी नाइट्रोजन कम हो रही है, उसका अपना भी, वहीं उसका घर भी है, तो वहीं उसका पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। तो जब तक एक आम आदमी नहीं समझेगा, व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, है ना। फिर दूसरा जो इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हैं, हम पॉल्यूशन हमारा हो रहा है ग्रेटर अंडमान में और हम प्लांटेशन कर रहे हैं नोएडा दिल्ली के पास। फिर जहाँ पे हो रहा है, जहाँ जो इंडस्ट्री के कारण प्रदूषण फैल रहा है, उसी इंडस्ट्री के आसपास पंचवटी के पेड़ लगाए जाएं। पंचवटी मतलब पीपल, बेल, बरगद, आंवला, अशोक, ये जो है पॉल्यूशन को रोकते हैं, है ना। कंपल्सरी किया जाए कि अगर आप प्रदूषण फैला रहे हैं तो आपको करना ही है और उसी एरिया में करना है। ठीक है। इसके अलावा हम इंडोर प्लांट्स भी हैं कई जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका एलोवेरा है, आपका इनफैक्ट केला है, आपका क्रिसमस ट्री है, आपका एरेका पाम है, तुलसी है, नीम है, ये सब जो है, मनी प्लांट है, ये सब जो है अवशोषित करते हैं आपके प्रदूषण को। ठीक है। अब हम उपसंहार पे अगर आएंगे तो भाई हम जितना अधिक प्रकृति के नज़दीक होंगे और हमारे संबंध प्रकृति के साथ जितने सुदृढ़ होंगे, उतने ही हम स्वस्थ होंगे। प्रकृति स्वस्थ तो हम स्वस्थ। हम मानते हैं कि हम विकास को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ विकास के लिए हम पर्यावरण को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है। जैसा मोदी जी कहते हैं कि भाई कोई भी सुधार हो उसकी शुरुआत खुद से होनी चाहिए, बात भी सही है, शुरुआत खुद से होनी चाहिए। लाइफस्टाइल के छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो एक बेहतर पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो हम अगर सुधार खुद से करें, तात्कालिक लाभ को छोड़ के, शॉर्टकट को छोड़ के दीर्घकालीन लाभों की ओर ध्यान दें और पर्यावरण और विकास को साथ में लेकर चलें, तो हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा और एक बेहतर मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य का भी निर्माण होगा। धन्यवाद। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और आप अगर किसी और टॉपिक पे चाहते हो वीडियो तो मुझे ज़रूर बताना। चलिए, बाय बाय।